नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, उसमें जो अब तक बातें हमने की उन सब की समरी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आज हम बात करते हैं कि अब तक हमने जो 5 लेक्चर्स में जिसके बारे में पढ़ा, आज हम उसको सबको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ब्रोगली का द्रव्य तरंग समीकरण सिद्धांत। आपको पता है हम लोगों ने जब सबसे पहला लेक्चर हुआ था तो इसके बारे में बात की थी कि द ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार द्रव्य जो है वो 2 स्वरूपों में, यानी उसकी द्वैत प्रकृति होती है। कणीय स्वरूप भी हो सकता है और उसका तरंगीय स्वरूप भी हो सकता है। द्रव्य के कणीय स्वरूप के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका जो तरंगीय स्वरूप है उसके बारे में ये इक्वेशन डिराइव की गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी जो है वो संवेग है। तो पी के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम इंटू वी। तो ये फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है एच अपॉन एम इंटू वी, ये द ब्रोगली का तरंग समीकरण सिद्धांत है। इसका जो उपयोग है उसके बारे में भी हमने बात की थी कि बोर का जो परमाणु सिद्धांत है उस परमाणु सिद्धांत की जो पुष्टि है वो इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसके अंदर उसका जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज होता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2। साथ ही हमने बात की थी कि डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग के द्वारा इस द ब्रोगली तरंग सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से उसकी पुष्टि की, जिसमें उन्होंने एक V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो है एक निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है उस पर आपतित करके उसके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको स्टडी किया और उस पर ब्रैग्स इक्वेशन लागू की। और यहाँ हम उस जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है उसके कारण उससे जो एसोसिएटेड जो तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य का मान भी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडरवुड 2mev के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम सारे कॉन्स्टेंट्स को रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 12.26 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडरवुड v। जो v है वो यहाँ पर जो वोल्ट जो काम में लिया गया, जो हमने पोटेंशियल लगाया त्वरित करने के लिए, उसका मान है। फिर हमने बात की थी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के संबंध में। हमें मालूम है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सूक्ष्म कण की किसी क्षण स्थिति और संवेग जो है उसको पूर्ण यथार्थता के साथ मापना संभव नहीं है। तो दोनों के मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता जो है वो रहेगी और इस अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h अपॉन 4 के बराबर या इससे अधिक होता है, कभी भी इससे कम नहीं होता। तो अगर मान लीजिए डेल्टा p जो है इसके मापन में, इसके संवेग के मापन की अनिश्चितता है और डेल्टा x जो है उसकी स्थिति में मापन की अनिश्चितता है, तो डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4। अगर यहाँ पर हम डेल्टा p की जगह पर संवेग के स्थान पर m इंटू डेल्टा v लिखेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा x इंटू m इंटू डेल v विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4। अब इसका एक दूसरा स्वरूप भी होता है जब हम समय का उपयोग करते हैं, तो हाइजेनबर्ग का यह अनिश्चितता सिद्धांत होता है डेल ई इंटू डेल टी। यहाँ डेल ई जो है वो ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता है और डेल टी समय के मापन की अनिश्चितता है। ये बराबर होता है h अपॉन 4 के। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ही जो कक्षक का जो अवधारणा है उसका जन्म हुआ। और हम जानते हैं कि कक्षक क्या है। कक्षक है नाभिक के चारों ओर के उस त्रिविमीय आकाश को हम कक्षक कहते हैं जहाँ किसी निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो अधिकतम होती है। उसके बाद में हमने बात की थी श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये 3 रूप हैं, उसमें पहला है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल
डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के स्थान पर हम एक यहाँ पर गणितीय ऑपरेटर जो है जिसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं वो डेल स्क्वायर रख सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो स्वरूप है उसको हम लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ एच जो है वो एक संकारक है, जो ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि तरंग फलन जिसको हम साई से लिख रहे हैं वो उस पर इस प्रकार से संकारित होता है कि जो प्राप्त परिणाम है एक तरंग फलन आइगन फंक्शन व संख्यात्मक मान ई जिसको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं इनके गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में हमने बात की। फिर इसी में ही हमने बात की थी साई और साई स्क्वायर की सार्थकता के संबंध में। हमें पता है कि जो साई है वो एक आयाम फलन है जो कि गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त द ब्रोगली तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो साई है उसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। जबकि साई स्क्वायर के द्वारा हम नाभिक के चारों ओर स्थित उस क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं जहां किसी निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रहती है। और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे साई स्क्वायर के मान में कमी आती है, परंतु यह कभी भी किसी भी अवस्था में जो है ये मान शून्य नहीं होता। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन के संदर्भ में हमने ये बातें की थी। फिर अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्या। तो जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को तरंग समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमें उससे 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं जिनको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या l एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या m, जो कि परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की क्रमशः ऊर्जा, उसका संवेग एवं उसकी स्थिति को बताती हैं। तो ये जो तीनों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त हुई। और जो चौथी क्वांटम संख्या थी उसको गॉटमिट और यूलेनबेक ने इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताने के लिए जो है दिया, जिसको हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनकी बात में हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में कि ये नाभिक के चारों ओर स्थित कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है और ये हमें परमाणु के आकार के बारे में भी बताती है। किसी एक मुख्य कक्ष जिसको हम n से यहाँ पर दर्शा रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या जो एक कक्ष में हो सकती है उसको हम दे सकते हैं, उसका जो सूत्र है वह है 2n स्क्वायर। और उसमें कक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती, वो हो सकती है n स्क्वायर के बराबर। और अगर उसमें हम बात करें उपकक्षकों की अधिकतम संख्या तो वो n के बराबर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मुख्य कोश में स्थित उपकोश के प्रकार, उसकी आकृति और इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को बताती है। किसी कक्ष n में स्थित उपकोशों की कुल संख्या जो होती है वो उसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू n। और उनके जो मान हैं, उपकोशों के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 से लेकर n-1 के मध्य होते हैं। यानी कि इसका जो मान है वो जो जिस कक्ष में स्थित है उससे एक कम होता है सदैव, हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि L उपकोश में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है 2 × 2l + 1। और यदि किसी उपकोश में कितने अधिकतम कक्षक हो सकते हैं उसकी संख्या की बात करें तो वो होता है 2l + 1 के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय कोणीय संवेग जैसा हमने प्रारंभ में किया उसको भी हम यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, h/2π√L × l + 1। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम चाहे तो m या ml से दर्शा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाता है। और किसी उपकक्ष L में m के अधिकतम मान जो m के जो कुल मान है वो कितने होते हैं 2l + 1, यानी कि मैक्सिमम जो है जो m की वैल्यू जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं 12l + 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं l = 0 के लिए ये मान होगा 1, जब l का मान 1 होगा तो ये मान होगा 3, l का मान जब 2 होगा जिसको हम कहेंगे d कक्षक होगा तो
तो ये होगा 5, और L का मान जब 3 होगा यानी कि F कक्षक है तो M के कुल मान होंगे 7। तो इस तरह से हम M के मान जो है उनकी संख्या इस सूत्र से बता सकते हैं, और उनका जो वेरिएशन होता है वो इस प्रकार से होता है -L से 0, 0 से +L के बीच में, यानी कि -L to 0, 0 to +L, ये जो है उसकी टोटल वैल्यूज जो होंगी वो इस प्रकार से होंगी। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की। इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर जो उसका घूर्णन है उसकी दिशा को बताने के लिए, उसकी एक्सिस जो है उस पर बताने के लिए ये संख्या दी गई। इलेक्ट्रॉन जो है अगर दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसके लिए हम +½ यूज़ करते हैं, और उसको दिखाने के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन का एरो उपयोग में लाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वामावर्त दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको हम ms = -½ से दिखाते हैं और उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग का मान भी हम इस यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं h/2π√ms × ms+1, जहाँ ms जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और हम कह सकते हैं कि एक कक्षक में 2 विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा हमने पहले बात की थी, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अहोभाव सिद्धांत के संबंध में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु में स्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो यानी कि उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और अहोभाव का जो एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि निर्माण करना, तो अहोभाव नियम क्या है? वो परमाणु के निर्माण से मतलब, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस प्रकार से कक्षकों में भरे जाएंगे उसको बताने का ये एक सिद्धांत है, जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग है जिसका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका आशय है किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो कभी भी एक समान नहीं होती, यानी कि 3 क्वांटम संख्याएं भी अगर समान होंगी तो चौथी क्वांटम संख्या निश्चित रूप से अलग होगी, ये पाउली ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। दूसरा है हुंड का नियम, या जिसको हम कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अधिकतम प्रयास करता है कि वो अयुग्मित रहे। फिर है n+l का नियम। हम जानते हैं कि जो विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम होता है वो उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है, और इस बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम को समझने के लिए n+l का नियम है, जिसे ये कहता है कि कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा तो पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होता है। यदि 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होता है। और इस अहोभाव सिद्धांत का जो चौथा भाग है वो है अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अर्ध भरे कक्षक जो होते हैं जैसे P3, D5, F7, यानी जो अपनी पूरी कैपेसिटी है उसका आधा भरा हुआ, और पूर्ण भरे कक्षक होते हैं जैसे P6, D10, F14। ये सभी जो कक्षक होते हैं, ये विन्यास जो होते हैं ये स्थायी होते हैं। इसका स्थायित्व का कारण क्या है? जो अर्धभरे कक्षकों का स्थायित्व होता है वो इसलिए अधिक होता है क्योंकि अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो हाफ फील्ड कैपेसिटी में कम होता है। दूसरा जो होता है, जो अर्धभरे कक्षक होते हैं उनमें एक सिमेट्री आ जाती है, वो सममित हो जाते हैं, इसलिए उनका स्थायित्व अधिक होता है। और तीसरा जो है स्थायीकरण ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है। तो इन चारों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका उपयोग करके हम किसी भी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रश्न जो हैं वो इस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कई बार बात की कि जैसे
कक्ष और कक्षक में क्या अंतर होता है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो कक्ष की जो अवधारणा है वो दी बोर ने, कक्षक की अवधारणा जो थी वो दी हाइजेनबर्ग के द्वारा। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर हो सकते हैं, जबकि कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से जो है कक्ष और कक्षक की अवधारणा, कक्ष जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल स्पेस को बताते हैं और कक्षक जो है वो 3 डायमेंशन को बताते हैं। तो इस तरह से कक्ष और कक्षक की अवधारणा के बीच में अंतर है। इसी तरह से बताया था आपको मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर पूछे जा सकते हैं, जिसको हमने पहले बात की थी। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि द ब्रोगली का तरंग सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो उनको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक गेंद जिसकी सहती मतलब उसका मास जो है वो 10 ग्राम है और वो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो उसके साथ में जो तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/m × v, और h जो होता है यहाँ पर प्लैंक का कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि 6.62 × 10⁻34 होती है। ये है जूल इंटू सेकेंड के अंदर। अब जो मास है जो कि हमें दिया हुआ है बॉल का 10 ग्राम, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए करेंगे क्या, 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें पास में वैल्यू आएगी 10⁻² किलोग्राम। और वेलोसिटी जो है वो 10⁶ मीटर इंटू सेकेंड है। तो ये सब वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 6.62 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻2 जो कि मास है और 10⁻6 जो कि उसकी वेलोसिटी है। तो आंसर आता है 6.62 × 10⁻38 मीटर्स। तो इस तरह से हम इस बॉल की जो है वो तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा प्रश्न है कि 100 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गेंद की गति जो है वो 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो गेंद से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें मास दिया है और वेलोसिटी दी है, लेकिन यहाँ पर मास और वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट्स को देखना है, वो हमें ग्राम्स और हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है। तो हमें यहाँ h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी अर्ग इंटू सेकंड में लेनी है, यानी 6.62 × 10⁻27 डिवाइडेड बाय 100 जो कि उसका मास है और उसकी वेलोसिटी है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो हमारी आंसर आएगा वो हमारे को सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। तो ये आएगा 3.31 × 10⁻31 सेंटीमीटर। अगर हमें इसको चाहते हैं मीटर में कन्वर्ट करना, तो इसको हम 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर जो ये हमारा क्वेश्चन है वो है कि 100 ग्राम का एक पिंड 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तथा एक अन्य पिंड मतलब एक दूसरी एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 9.10 10⁻28 ग्राम्स है और वो 2.18 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो दो बॉडीज हैं, दो जो है पिंड दिए हैं, उनका मास यानी द्रव्यमान दिया है, उनका वेलोसिटी दिया है और हम उन दोनों के लिए जो है हमको ये निकालना है उसके तरंग दैर्ध्य को निकालना है। तो प्रश्न है आगे, दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए और बताइए कि किसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने योग्य है, मतलब किसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले बॉडी के लिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है, वो है 6.62 × 10⁻27 क्योंकि हमारे को यहाँ सेंटीमीटर में और ग्राम्स में वैल्यू मिली है, इसलिए डिवाइडेड बाय इसको भाग दिया 100 × 1000, तो हमारी वैल्यू आई है 6.62 × 10⁻32 सेंटीमीटर। दूसरा पिंड जो है उसके लिए हमने कहा कि उसका मास है 9.1 × 10⁻28 और वेलोसिटी जो है वो है 2.1 × 10⁻10। तो इसको जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो जो वैल्यू आती है वो आती है 3.33 × 10⁻10 सेंटीमीटर।
एक आता है 10⁻⁻32 सेंटीमीटर, एक आता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो हम दोनों को देखकर बता सकते हैं कि जो 10⁻⁻32 सेंटीमीटर है उसका मान बहुत ही कम है, जिसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैल्यू इतनी कम है, इसका नापना संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम स्थिति में लैम्डा का मान कम है कि प्रायोगिक परिस्थितियों में इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। जबकि दूसरी स्थिति में जो है तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो एक्सरे किरणों के तरंग दैर्ध्य की श्रेणी का है, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। 10⁻⁻10 की रेंज में है, जो कि एक्सरे की रेंज है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हमने लिया है, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 200 वोल्ट से त्वरित किया गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसकी गणना करनी है और साथ ही उसके तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। अब हमने जब इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात की थी डेविसन एंड जर्मर के प्रयोग में, तो हमने बात की थी कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से यानी V वोल्ट से जब उसको त्वरित करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो EV किसके बराबर होती है, उसकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी 12mv² के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम V को निकाल सकते हैं, V = √2EV। यहाँ पर जो दूसरा V है वो उसका पोटेंशियल वोल्ट्स में है और m जो है वो मास है। तो इस वैल्यू के अंदर इस फॉर्मूले में जब हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है 5.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन को अगर 200 वोल्ट से हम त्वरित करेंगे तो उसका वेग जो होगा वो 5.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर हम इसके तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो लैम्डा हमें पता है, लैम्डा = है, जो हमने सारे जो कॉन्स्टेंट्स को जब हमने इस वैल्यू में रख दिया तो ये आया लैम्डा = 12.26 × 10⁻⁻10 अपॉन √V। V जो है वो कितने वोल्ट से त्वरित किया गया, तो यहाँ पर 200 वोल्ट से त्वरित किया गया, तो 200 का √ लेंगे तो वो आएगा 14.14। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 0.867 × 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू जो आती है ये मीटर्स में आती है और हम इसको यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हैं। 10⁻10 मीटर्स मीन्स 0.87 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो इस तरह से हम उसके तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो पूरा पहला चैप्टर था उनके सभी टॉपिक्स को अब कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे का चैप्टर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद।